First of all, Assalamu alaikum everyone. This is I think I take it as an opportunity for me as well. It's a learning opportunity and I think हमें ये जो हम सेशन रखेंगे, मैंने इसको कोशिश की है कि इसको जितना इंटरेक्टिव रखें, जितना सिंपल रखें. मार्केटिंग इज़ मोर ऑफ एन आर्ट देन ऑफ अ साइंस. एक सर्टन लेवल पे जाके ये साइंस ज़रूर बन जाती है, जहाँ आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग और डायनामिक्स और ये सारे समझने की ज़रूरत पड़ती है. तो होपफुली हम इसको एंगेजिंग रखेंगे, जहाँ आपको लगे कि आपको कहीं कोई इनपुट देनी है, लेनी है, यू कैन ऑलवेज इंटरप्ट. ठीक है जी. तो जो द टॉपिक दैट विल बी एक्चुअली जो मुझे उन्होंने विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल्स बताया था, इस मार्केटिंग एंड सेल्स. उसके 3 एलिमेंट्स हैं जो हम कवर करेंगे, ये आप देख भी रहे हैं. पहले हम इसको विल स्टार्ट विद मार्केट. जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं मार्केट है कि, ताकि हम वहाँ से उसको जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो मार्केट रिलेटेड है. उस मार्केट में रहते हुए ही हमने जो भी अपनी एक्टिविटी करनी है वो उस मार्केट में के डायनामिक्स को समझने के बाद करनी है. तो वी विल स्टार्ट विद मार्केट, देन हम मार्केटिंग पे चले जाएंगे. मार्केटिंग के क्या एलिमेंट्स हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम मार्केटिंग में जब हम प्लान बना लेते हैं या जो हम मार्केटिंग के जो एलिमेंट्स हैं उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं इम्प्लीमेंटेशनल एक्शन प्लान्स की फॉर्म में. और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट उसका स्ट्रक्चर भी है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो वी स्टार्ट विद द मार्केट डायनामिक्स. एक जस्ट एन ओवरव्यू. अगर आप टोटल आपने कल मेरा ख्याल है डॉक्टर अमान ने आपको पूरी डिटेल दी होगी, उसके सर्टेन एलिमेंट्स मैंने इसमें डाले हैं कि टोटल हमारी मार्केट है रफली 445 बिलियन रुपए की, जिसमें परसेंटेज शेयर वाइज देखें तो MNCs 31% है और शेयर में हम वैल्यू में बता रहा हूँ, और नेशनल इज़ रफली 69 क्लोज टू 70%. ग्रोथ अराउंड 15.5% है, दोनों पूरे ओवरऑल मार्केट की भी और लोकल और MNCs की भी. ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा. CAGR नेशनल का 14% प्लस है, MNCs का इज अराउंड 10%. अच्छा, इसमें आप ये देखेंगे कि रफली अगर आप टॉप 15 कंपनीज ले लें तो वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं रफली 60% ऑफ द मार्केट. और इस 15 कंपनीज में से 6 MNCs हैं और 9 नेशनल है. ठीक है जी. और ये टॉप 5 कंपनीज की मैंने यहाँ डिटेल लिख दी है. इनको सबको ऐड करें तो ये 28% बनता है. टोटल जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो 935 है, नेशनल 903 और MNCs 32. ये मैं आपको सिर्फ इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आगे जाके बताऊंगा. ये मार्केट समरी है, ये बता रही है वैल्यू वॉल्यूम, इसको हम स्किप कर देते हैं. ये टॉप 20 कंपनीज हैं. पहले हमने 15 की बात की. 15 कितना कर रहे थे? 60%. टॉप 20 कितना कर रही है? 67% में 6 MNCs हैं और 14 नेशनल हैं. और MNCs की कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ द 67% इज 25% एंड 42%. अब हमने पीछे जो डेटा देखा उसकी सिग्निफिकेंस क्या, क्यों मैंने ये शेयर क्यों किया. एज अ मार्केटियर हम जो काम कर रहे हैं बहुत ही हमने एक सुपरफिशियल ओवरव्यू लिया. हमने मार्केट को देखा, मार्केट की वैल्यू देखी, मार्केट को आगे हमने ये समझने की कोशिश की कि हम मार्केट डिवाइडेड किस तरह से है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, MNCs और लोकल की बाइफर्केशन क्यों इम्पोर्टेंट है. प्रैक्टिसेस डिफरेंट है. और आप एज अ मार्केटियर पहले तो आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो क्या है. हम MNC के हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम MNC में काम कर रहे हैं. अब हम रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइज, क्योंकि अगर हमने पूरा मार्केट जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का पूरा अगर हमने स्पेक्ट्रम कवर करना है तो वहाँ से शुरू होगा जहाँ से एक रिसर्च ब्रांड, ओरिजिनेटर ब्रांड मार्केट होने आ रहा है और आपको दिया जा रहा है. हमारी अजम्पशन इस पूरे प्रोसेस की अजम्पशन, ताकि हम उसकी ट्रू जो मार्केटिंग की जो ट्रू वैल्यू है हम उसको समझ भी सकें और उस प्रोसेस को अच्छे तरीके से हम
जिसको कहते हैं ना एलेबोरेट भी कर सके। एक ब्रांड है जो रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया, अप्रूव हो गया, अब आपने लॉन्च करना है और ये ब्रांड जो है रजिस्टर्ड है, अब हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो उसके लिए जब हम बाइफरकेशन करते हैं, एमएनसीज ही जनरली ओवरऑल अगर हमारी मार्केट की हम बात करें तो वो ऐसे ब्रांड्स ला रही हैं कि जो समटाइम्स उसकी सेगमेंट भी, यानी कि वो डिजीज सेगमेंट ही सेपरेटली आइडेंटिफाइड नहीं है। कई दफ़ा उसकी क्लास ऑलरेडी मार्केट में नहीं होती, एक नई क्लास ऑफ ड्रग होती है। और कभी ऐसे भी होता है कि वो क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उसका एक नया मॉलिक्यूल है। तो हर इसकी डिफरेंट लेवल्स हैं ताकि हमें क्लैरिटी होगी हम क्या करने जा रहे हैं। एक ब्रांड होगा जो ऑल टुगेदर एक नया डिजीज एरिया होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से पहले आपने कभी हाइपरटेंशन की दवाइयाँ ब्रांड सुने होंगे? आपने कभी डायबिटीज़ के सुने होंगे? ठीक है ना, हम कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड रहते हैं ताकि वो आप सबकी अंडरस्टैंडिंग हमारी उसमें चूँकि बेहतर है शायद। कभी आपने हार्ट फेलियर की दवाई सुनी कि सिर्फ हार्ट फेलियर के लिए भी दवाई बन गई? टारगेटेड कोई थेरेपी, हाँ। जब आप अपनी मार्केट में रह के बात करेंगे तो आपका आईएमएस भी उसको सेपरेटली नहीं दिखा रहा। इसका क्या मतलब है कि वो क्लास, वो डिजीज एरिया डिफाइंड ही नहीं है। अब उसमें आप एक ब्रांड ले आए। अब आप जब मार्केट में जाके देखेंगे, हम ज़्यादातर जो मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, हम जो अपना, जब हम उसकी मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पहले देखते हैं आईएमएस, उसका डेटा। जब आप उसका डेटा खोलेंगे तो उसमें आपको सेपरेटली नज़र नहीं आएगा। तो ये हुआ एक नई क्लास। अब इसका ब्रांड जब आप लाएंगे तो आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच इंटायरली डिफरेंट होगी। इसमें सिर्फ डेटा आपका, न पेशेंट का डेटा सेपरेटली नज़र आएगा, न प्रिस्क्रिप्शन का डेटा नज़र आएगा। ज़ाहिर ऑफ कोर्स कोई वैल्यू उसकी आपको सेपरेटली नज़र नहीं आएगी, वो आपको निकालनी पड़ेगी। अब हम सेकंड टाइप के ब्रांड की बात करते हैं। फर्स्ट करें डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में 6 क्लासेस हैं, 6 ड्रग कैटेगरीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है मुख्तलिफ उनकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से कि DPP-4s हैं। अभी रिसेंटली SGLT2s आए हैं, उससे पहले TZDs थे। इस तरह से मुख्तलिफ क्लासेस हैं। अब जब उसमें नई क्लास जब आप लाते हैं, जैसे SGLT2 रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं, तो SGLT2 ऑलरेडी क्लास मार्केट में है, उसकी मार्केट डिफाइंड है। उसमें आपको एज अ एक नया ब्रांड लाना है तो उसके लिए आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी क्योंकि मार्केट एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से हम अगर ये बात करें कि आप एक सेगमेंट है जो पुराना सेगमेंट है ARBs, एस इनहिबिटर्स। अगर आप लोग समझ रहे हो, ये पुरानी एंटी हाइपरटेंसिव हैं। इसी में एक नया मॉलिक्यूल आपने आइडेंटिफाई कर दिया और उसमें कोई बेहतरी या उसकी जो कोई साइंटिफिक वैल्यू ज़्यादा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड से आपको या मॉलिक्यूल से बेहतर रिजल्ट देगी पेशेंट में। तो ये तीसरा एक जिसको कहते हैं न्यू ब्रांड लॉन्च करने का एक ये स्पेक्ट्रम हो गया। तो खैर ये तीनों डिफरेंट हैं। जो पहला वाला एलिमेंट है, जिसे मैंने कहा कि क्लास भी नहीं है, डिजीज एरिया डिफाइंड, डिजीज एरिया तो है लेकिन डिफाइंड नहीं है, आपको कोई उस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपने ही एक्सप्लोर करना है। उस ब्रांड को जब आप लॉन्च करने निकलेंगे, आपको जब दे दिया जाएगा ये रजिस्ट्रेशन हो गई और आप फर्ज करेंगे आपको बताया जा रहा है कि रजिस्टर्ड हो गया और नेक्स्ट 6 मंथ्स में लॉन्च करना है, आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम किस तरह से कवर करेंगे? बीइंग अ मार्केटियर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? इसको मैंने सिंप्लीफाइड कोशिश की है कि सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके साथ शेयर करूं। उसके 3 एलिमेंट्स होंगे। पहला एनालिसिस करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि मार्केट है क्या, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के अभी हम यहाँ से देखते हैं। दूसरा क्या होगा? बिल्ड, एनालाइज, बिल्ड और कनेक्ट। ये क्या बना? ABC। ये आपको समझने में आसानी रहेगी। ए के 3 एलिमेंट अलहदा होंगे,
बी के 3 एलिमेंट तकरीबन 3 से 4 एलिमेंट अलग होंगे और सी के कनेक्ट के 3 एलिमेंट 2 एलिमेंट अलग होंगे। अब हम एनालाइज पे आ गए। अब वो ब्रांड हमारे पास है, उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं और हम किन एलिमेंट्स पे उसको देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो फार्मास्यूटिकल में काम कर रहे हैं उनको तो शायद अंडरस्टैंडिंग हो, और बाकी हजरात इसको हम करीब कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल में, प्रिस्क्रिप्शन फार्मा में और एफएमसीजी में क्या फ़र्क है? कस्टमर और जो कंज्यूमर कस्टमर कह लें और सेलर मैन्युफैक्चरर, उसका क्या फ़र्क है? अगर हम फार्मा को लें, फार्मा को अगर हम सिंप्लीफाइड वर्जन में देखें तो ये एक ट्रायंगल है। यहाँ फार्मा कंपनी है जो अपने ब्रांड बेच रही है, यहाँ डॉक्टर और यहाँ पेशेंट है। डिस्ट्रीब्यूटर तो चेन में काफ़ी आगे आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम अपना ब्रांड जब मार्केट में ले जाएंगे तो हम प्रमोट किसको करेंगे? क्या इसको करेंगे? इसको तो कर नहीं सकते। हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर डॉक्टर, ठीक है, हम डायरेक्टली अपने कंज्यूमर कस्टमर तो ये हुआ ना, ये कौन हुआ? अगर ये कस्टमर है, दवा किसने लेनी है? ये एक्चुअली यहाँ से हम बिजनेस जनरेट करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ से, जब आप जो बिजनेस रेवेन्यू जनरेशन होगी वो तो यहाँ हो रही है, ये परचेज कर रहा है तो हो रही है। तो इसमें कस्टमर कौन है हमारा? तो ये कौन है? हाँ, तो ये डॉक्टर को क्या डिफाइन करेंगे आप? डॉक्टर को कस्टमर कहते हैं, पेशेंट को हम पेशेंट ही कहते हैं। तो अगर आप बाकी बिजनेस में देखें तो क्या होगा? ये वाला एलिमेंट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है? हमने इसको कन्विंस करना है। इसको जब अपने कन्विंस करेंगे तो ये, और जब ये कन्विंस इसको प्रिस्क्राइब करेगा तो ये तो सिंप्लीफाइड एक मार्केट की जो हमारी किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है वो है। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं। अब हम एनालाइज, हमने कहा कि हमारे पास ब्रांड आ गया, अब हम इसका प्लान बना रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने एनालिसिस पे आ गए। एनालिसिस में इसको 1 2 3 3 मेजर एलिमेंट्स हैं, सिंपल। हमने कहा एनालिसिस, ए बी बिल्ड, सी कनेक्ट। अब हमने एनालिसिस से काम शुरू कर दिया। एनालिसिस में पहला सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होना चाहिए? एनालिसिस, मार्केट में क्या चीज़ें देखें? अच्छा, हम एग्जांपल ऐसा लेते हैं, हम कहते हैं हम डायबिटीज़ की मार्केट में आ रहे हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी। डायबिटीज़ की मार्केट है, आपके पास एक ब्रांड आया जिसकी एक नई क्लास है। अब आप वो देखने लिख लें, आपने वो ब्रांड लॉन्च करना है। अब आप कहाँ से शुरू करेंगे? मार्केट में कंपटीटर पोर्टफोलियो एनालिसिस से। उसमें क्या देखेंगे आप? मार्केट में क्या क्या एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे आपको डायबिटीज़ में? पहला, मार्केट शेयर किसका देखेंगे? आप मार्केट शेयर को जो आप डिफाइन करना चाह रही हैं, आप ये देखेंगे कि मार्केट डायबिटीज़ का, ओरल डायबिटीज़ का मार्केट साइज़ क्या है। ठीक है, आउट ऑफ 4 हमने कहा कितने? 490, 454,
बिलियन, उसमें से कितना ओरल डायबिटीज़ है, ये देख लिया आपने। उसके बाद आप क्या देखेंगे, ये अपॉर्चुनिटी निकालनी है ना हमने, ये अगर आपको यहाँ से क्लियरली विजिबल नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी साइज है। अपॉर्चुनिटी साइज निकलेगा मार्केट देखेंगे, एनवायरमेंटल एनालिसिस में क्या आएगा, कंपटीशन और प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज आएगा। उसके बाद इसको हम चलें आगे, इसमें से क्रिटिकल क्वेश्चन जो हम एड्रेस करेंगे वो क्या होंगे। जैसे हमने कहा कि हम पेशेंट्स कौन है और कितने, ये हमने कहा डायबिटीज़ में जो वैल्यू है उससे डिटरमिन हो जाएगा कि पेशेंट्स कितने हैं और कितने ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। हमने ये कहा कि अभी जो कंपटीटर है ये अभी कौन कौन सी डिजीज़ एरियाज, कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं। उसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप आज की तारीख में काम कर रहे हैं और वो जो मार्केट में पेशेंट या डॉक्टर्स दवा लिख रहे हैं और ले रहे हैं, उस पर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप किसको लेंगे, पेशेंट को। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं डॉक्टर्स को जो ड्राइव कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं कि वो डॉक्टर क्या लिखे। गाइडलाइंस होंगी, लोकल गाइडलाइंस होंगी, फॉर्मूलरी इंक्लूजन होंगी। अगर वो आप सेल्फ पे मार्केट में हैं तो उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा कि अफोर्डेबिलिटी क्या है। अगर वो रीइंबर्स मार्केट है तो आपको फॉर्मूलरी इंक्लूजन, इंस्टीट्यूशन में टेंडरिंग का प्रोसेस, तो वो आप पे इम्पैक्ट करेगा, ये देखेंगे आप। इसके बाद कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप तो आपने देख ही लिया, और आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं आज, तो ब्रांड को आप आज की तारीख में देखेंगे, लेकिन आप आगे कहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे, नेक्स्ट 3 to 5 years। तो आपको ये देखना पड़ेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जो अपना प्रोजेक्शन बनाते हैं नए ब्रांड की, वो 5 साल की होती, और जिसको हम कहते हैं कि अपना जो स्ट्रैट प्लान है उसको हम लिमिट करते हैं 3 साल पे, ठीक है ना। तो वो ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि ब्रांड आज लॉन्च होगा, पहले साल में कितना होगा, दूसरे साल में कितना होगा, तीसरे साल में कितना होगा, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस पर डिपेंड कर रही है कि फ्यूचर ग्रोथ और आपने जो रेवेन्यू जनरेट करना है उसकी आपको एज अ फाइनेंशियली ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी वाइबिलिटी क्या होगी, आगे जाके वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका पहला पार्ट मार्केट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का हमने, कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट, उसमें सारी चीज़ें कवर कर दी। फिर हम आ गए इसके बाद सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में मार्केट देखने के बाद, डायनेमिक्स देखने के बाद, कंपटीटर देखने के बाद और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट सेकंड क्या आया, अभी हमने बात की थी, हाँ, स्टेक होल्डर्स। व्हाट आर द अनमेट नीड्स ऑफ की स्टेक होल्डर्स इन द मार्केट। स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, और रेगुलेटरी बॉडीज, की डिसीजन मेकर्स, डॉक्टर हैं, पेशेंट हैं, केडीएम्स हम किसको कहते हैं,